हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये एमएसएन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कॉमन है, एमएसएन में भी आता है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी आता है और मोस्टली पूछा जाता है और 10 नंबर के मार्क्स में मोस्टली आता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए उसे पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रोसिस इज अ कंडीशन इन विच चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस सडन वेट गेन एंड स्वेलिंग इन वेरियस बॉडी पार्ट। इसमें ये होता है, सबसे पहले देखिए, आपको पता होगी किडनी, ठीक है, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो वो यही है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब कि नेफ्रॉन की में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें कोई भी डिजीज कंडीशन कॉज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से कई सारी बीमारियां एक साथ आ जाएंगी, इसलिए इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोला गया। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑफ नेफ्रोसिस इज़ अ कंडीशन इन विच चिल्ड्रन एक्सपीरियंस सडन वेट गेन। मतलब कि अगर ये कंडीशन होती है तो इसकी वजह से बच्चों में बहुत जल्दी वेट गेन होने लगता है, ठीक है, एंड स्वेलिंग इन वेरियस बॉडी पार्ट। और जब वेट गेन होने लगेगा तो जो बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर स्वेलिंग होने लगेगी, सूजन आने लगेगी, एंड एक्सक्रीट एक्सेसिव प्रोटीन इन दियर यूरिन। और जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो यूरिन के माध्यम से बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होने लगेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो किडनी होती है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, और किडनी में वर्क कौन करता है, जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है वो होते हैं नेफ्रॉन्स। जब नेफ्रॉन्स में ही बीमारी हो गई है तो जब वो काम नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो हो ही नहीं पाएगा। तो यूरिन के माध्यम से प्रोटीन भी हमारे शरीर से बाहर जाता रहेगा, ठीक है, तो यही इसमें बोला गया है। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम अकर्स व्हेन ग्लोमेरुलाई और ग्लोमेरुलस कैप्सूल स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड इन द किडनी डू नॉट वर्क प्रॉपरली। इसमें वही कहा गया, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स का जो स्टार्टिंग का नेट लाइक, अगर आपने नेफ्रॉन देखा होगा, मतलब कि उसके बारे में पढ़ा होगा, तो नेफ्रॉन एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें उसके आगे फिर एक ट्यूबिंग होती है, ठीक है, ट्यूबिंग ऐसे 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 जाती है। तो जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये एक टफ नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे नेट वेट बना रहता है, जैसे चाय छानने वाली छन्नी नहीं होती है वैसा ही। तो इसी में आकर के ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, और यहीं से फिल्टर होकर के यूरिन चला जाता है, और जो ब्लड फिल्टर होकर के वापस बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है, ठीक है। तो ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड इन किडनी डू नॉट वर्क प्रॉपरली, और यही अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, एंड अलाउ इनटेक ऑफ टू मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द किडनी, और यहाँ से बहुत ज़्यादा ही जो प्रोटीन है वो बाहर चला जाता है, मतलब किडनी के थ्रू वो शरीर से बाहर चला जाता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें आगे दूसरी डेफिनेशन दी गई है, ये है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू किडनी डैमेज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है यूरिन में प्रोटीन की मात्रा, ये लिखा भी है, प्रोटीन इन द यूरिन। हाइपो एल्बुमिनिया, इसका मतलब है जो एल्बुमिन का लेवल है वो लो हो जाना, लो ब्लड एल्बुमिन लेवल, एंड हाइपरलिपिडीमिया, हाई ब्लड लिपिड एंड सिग्निफिकेंट स्वेलिंग। मतलब ये जो 3 कंडीशन देखी जाती है, एक हो गया प्रोटीन यूरिया, एक हो गया हाइपो एल्बुमिनुरिया, और एक हो गया हाइपरलिपिडीमिया। अगर ये 3 कंडीशन आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलती है, इसका मतलब कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने पहले बताया था ये इंट्रोडक्शन में आप लिखिएगा, और जब डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप डेफिनेशन में ये लिख दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो आपका पूरा एक हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अब हम इसके कॉजेज पढ़ते हैं कि किस किस वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं एटियोलॉजी, मतलब किन किन कारणों की वजह से जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये हो सकता है। तो इसमें लिखे हुए हैं 2 कॉजेज है, एक प्राइमरी कॉजेज है, एक सेकेंडरी कॉजेज है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी पढ़ते हैं। दीज कंडीशन ओनली अफेक्ट द किडनी और ग्लोमेरुलाई, फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉजेज। मतलब कि इस प्राइमरी कॉज में जो अफेक्ट होगा वो किडनी और ग्लोमेरुलाई होगा, ठीक है। जो ग्लोमेरुलाई होता है वो नेफ्रॉन का
पार्ट होता है। तो जो सबसे पहला कॉज है वो है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है, उसको शॉर्ट में FSGS बोलते हैं। इट इज़ अ जेनेटिक डिफेक्ट हुज कॉजेज आर स्टिल अननोन। इन दिस कंडीशन द ग्लोमेरुलाई बिकम स्केयर्ड फ्रॉम डिजीज़। इसमें ये हो जाता है कि जो ये जेनेटिक कंडीशन है, मतलब कि ये बचपन से ही होता है, जब बेबी बाहर आएगा, मतलब डिलीवरी होती है उसके बाद से ही ये होता है, और हम इसका कॉज नहीं जान पाते कि जो इसमें डिफेक्ट है, ग्लोमेरुलस में डिफेक्ट है, वो क्यों है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पर स्कार्स टाइप के बने होते हैं, मतलब निशान टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉपरली फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, या जो ग्लोमेरुलस का काम होता है वो प्रॉपर नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये इसमें फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में ये होता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इसमें होता है इन दिस कंडीशन मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ग्लोमेरुलाई गेट थिकेंड। इसमें मतलब ये होता है जो ग्लोमेरुलस को ढकने वाली झिल्ली होती है, ठीक है, जो कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो थोड़ी मोटी हो जाती है, ठीक है। फैक्टर्स बिहाइंड द थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई मेम्ब्रेन आर नॉट नोन क्लियरली। मतलब जो भी फैक्टर है क्यों ये झिल्ली मोटी हो जाती है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब हम इसको नहीं जानते हैं। हाउएवर दिस कंडीशन इज कॉमन इन सब डिजीज लाइक इन SLE, हेपेटाइटिस B, मलेरिया और कैंसर, ठीक है। इसमें मतलब इन सारी कंडीशन में जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का मतलब कि जो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पार्ट में ग्लोमेरुलस को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है वो थिक हो रही है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मिनिमल चेंज डिजीज, ठीक है। मिनिमल चेंज डिजीज, इन दिस डिजीज मॉर्फोलॉजी ऑफ द किडनी अपीयर्स नॉर्मल अंडर अ माइक्रोस्कोप, हाउएवर फिजियोलॉजी ऑफ किडनी इज डिस्टर्ब एंड द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज अफेक्टेड। इस डिजीज कंडीशन में मतलब कि इस कॉज में ये देखने को मिलता है जो किडनी का साइज है, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो किडनी का साइज है वो तो नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जो किडनी की फिजियोलॉजी है, मतलब जो उसका फंक्शन है, वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन है वो इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है मिनिमल चेंजेस डिजीज। मिनिमल चेंज डिजीज का मतलब कि जो उसकी एनाटॉमिकल है, मतलब जो उसकी बनावट है उसमें कोई भी नहीं चेंज होगा, लेकिन जो उसका फिजिकल जो वो फंक्शन करता है उसमें कोई भी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉज है रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें होता है इन दिस डिजीज ब्लड क्लॉट्स आर फाउंड इन द ग्लोमेरुलस दैट ब्लॉक्स अ वेन दैट ड्रेन्स ब्लड आउट ऑफ द किडनी। देखिए रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट। इसमें ये होगा जो ग्लोमेरुलस है, जो मैंने अभी समझाया था, जो टफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। जब यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो जो आगे से ब्लड आएगा वो यहाँ से फिल्ट्रेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं फिल्टर होने की, जिसकी वजह से प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ से ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा ब्लड, जिसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज होता है। तो ये हमारे जितने भी थे, अभी हमने 4 से 5 कॉजेज पढ़े, ये हमारे प्राइमरी कॉजेज थे। अब हम सेकेंडरी कॉजेज पढ़ते हैं कि सेकेंडरी किस वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हो सकता है। तो सेकेंडरी सम डिजीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज द रिजल्ट ऑफ अदर डिजीज कंडीशन। इसमें सेकेंडरी का मतलब क्या ही होता है कि कोई दूसरी बीमारी की वजह से नेफ्रॉन में कोई प्रॉब्लम हुई हो तब नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हुआ है। तो सबसे पहला डायबिटीज। ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर में डैमेज ब्लड वेसल्स ऑफ इंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग दोज प्रेजेंट इन किडनी। देखिए डायबिटीज़ में ये होगा जो कि शुगर की वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाएंगे। जब जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाएंगी तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपने आप ही अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो किडनी है वो भी अफेक्ट हो जाएगी और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा पहला सेकेंडरी कॉज है वो है डायबिटीज़। नेक्स्ट कॉज है ल्यूपस। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज विच कॉजेज इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स। देखिए ल्यूपस में क्या होगा, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब कि इन्फेक्शन हो जाता है जॉइंट्स में, किडनी में और अदर ऑर्गन्स में। अब यहाँ पे आ गया किडनी। जब किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर भी एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी और डिसफंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एमाइलोइडियोसिस।
It is a rare condition which occurs due to synthesis of the amyloid protein various organ। देखिए एमाइलोइडोसिस में क्या होता है, जो हमारे शरीर में एमाइलॉइड प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में। बट अगर ये जब किडनी में इसका ही सिंथेसिस होने लगता है, इसका संश्लेषण होने लगता है, जिसकी वजह से ये किडनी को डैमेज कर सकता है, तो ये भी एक कारण बन सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ठीक है। नेक्स्ट है IgA vasculitis. It is a condition in which small blood vessels of the circulatory system become inflamed and start leaking out। देखिए IgA vasculitis में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की स्मॉल ब्लड वेसल्स, मतलब जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो सर्कुलेट करते हैं ब्लड को हमारी पूरी होल बॉडी में, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, मतलब कि उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं उसमें ही इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो लीक करने लगती हैं, ठीक है। जैसे पाइप होता है, पाइप में कोई भी ओपनिंग हो गई जिसकी वजह से लीकेज हो जाता है, तो सेम जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो भी एक टाइप की पाइप ही होती है। अगर उसमें लीकेज प्रॉब्लम हो जाएगी तो भी तो देखिए ना बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर होता है, ठीक है, एंड जनरली कॉज्ड बाय अ वायरस। इसकी वजह से भी जो किडनी है उस पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। दिस वायरस ऑल्टर द इम्यून सिस्टम, और ये जो वायरस होता है ये इम्यून सिस्टम को ऑल्टर कर देता है, मतलब डिस्टर्ब कर देता है। ये सारी हमारी अदर डिजीज कंडीशन है जिनके रिजल्ट में हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो आप इनके डिजीज कंडीशन के नाम भी याद रख लेंगे तो आपको वहाँ पे आप पॉइंट आउट भी कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मलेरिया। इट इज़ अ पैरासाइटिक डिजीज कंडीशन, डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन एंड स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। इस मलेरिया की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी जो किडनी है वो अफेक्ट हो जाती है, डिसफंक्शन हो जाती है, ठीक है, और नेफ्रॉन्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन। इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच अकर व्हेन द स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया causes infection of throat or skin infection and it is left untreated। देखिए स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन में भी क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, ठीक है। स्टेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया इसीलिए इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोला गया है। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा गला होता है, थ्रोट होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं हमारा जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको कॉज कर देता है। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स में आ जाते हैं, जैसे सम मेडिकेशन का कोई भी साइड इफेक्ट हो गया, लाइक वेरियस एंटीबायोटिक्स एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में कॉजेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये सारे अभी हमने सेकेंडरी कॉजेज पढ़े जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज होता है। अब हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसमें जो पहला साइन एंड सिम्टम्स है वो है फटीग का मतलब होता है थकान या थकावट। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा तो बच्चे को थकावट होगी। अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, उसको बेचैनी रहेगी, और मैलेज होगा, मैलेज को ही बोलते हैं फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड एपेटाइट, भूख में कमी हो जाएगी, उसको भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट है वेट गेन एंड फेशियल स्वेलिंग, वेट गेन होगा, फेशियल स्वेलिंग होगा। फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन है कि इसमें जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इसमें वेट गेन होगा, तो कोई मुझे ये बता सकता है कि वेट गेन क्यों होगा और स्वेलिंग क्यों होगी? फ्रेंड्स इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वेट गेन क्यों होता है और शरीर में स्वेलिंग क्यों होती है, ठीक है। मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर रही हूँ, देखती हूँ कितने लोग सही आंसर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेली स्वेलिंग और पेन, ये भी स्वेलिंग से रिलेटेड है, इसका भी आंसर आप कमेंट में देंगे कि बॉडी में स्वेलिंग क्यों हो जाती है, वेट गेन क्यों होता है। नेक्स्ट है फोमी यूरिन, जो यूरिन है वो झागदार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड बिल्डअप इन द बॉडी एंड एडिमा, शरीर में जो है वो एडिमा होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड बिल्डअप इन द बेली एरिया, और जो बेली एरिया है वहाँ पर भी फ्लूइड बिल्डअप होने लगेगा और इसको एसाइटिस भी बोलते हैं। इस कंडीशन को फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बेली एरिया और स्टमक, इसको बोलते ही है एसाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है पेल फिंगर्स, नेल बेड, जो हमारी उंगलियां हैं और जो नाखून है उनका जो रंग है वो पीला होने लगेगा, ठीक है, येलोइश कलर का होने लगेगा। नेक्स्ट है डल हेयर, जो बाल है वो कमज़ोर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ईयर कार्टिलेज दैट फील लेस फर्म, जो कान में जो कार्टिलेजेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगेंगे, ठीक है। उनको लगेगा कि वो स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं, वो उनमें वीकनेस आ जाएगी। नेक्स्ट है फूड इंटॉलरेंस और एलर्जिक, इसमें होगा कि जो कोई भी फूड है उसको वो खा नहीं पाएगा, उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा और उसको जल्दी जल्दी एलर्जी होने लगेगी। तो ये जो इतने सारे हैं वो हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं
जो हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डायग्नोसिस। Diagnosis include study of symptoms, health history of the child and family, and physical examination. Along with this, following test should be performed. इसमें मेनली हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है। तो सबसे पहले जो हम बेबी की है, इसमें जैसे हम CHN में अभी हम पढ़ रहे हैं ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो हम बच्चे की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके फैमिली में किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था कि नहीं था। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम बेबी का हेड टू टू टोटली एग्जामिन करते हैं कि कोई कहीं पर भी कोई भी एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्टली करेंगे यूरिन टेस्ट। जैसे इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इसमें प्रोटीन यूरिया होता है, ये सब चीज़ें होती है, तो हम इसलिए यूरिन का टेस्ट करेंगे टू चेक द लेवल ऑफ प्रोटीन। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है टू चेक द लेवल ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट करेंगे। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एल्ब्यूमिन एंड अदर केमिकल्स इन द ब्लड। इसमें हम चेक करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, एल्ब्यूमिन का जो लेवल है, इन सब का लेवल ब्लड में कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम रीनल अल्ट्रासाउंड, जिसको हम बोलते हैं सोनोग्राफी। सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल रीजन इज परफॉर्म टू एनालाइज द साइज एंड शेप ऑफ द किडनी। अल्ट्रासाउंड में हम ये चेक करेंगे कि जो पेट का एरिया, वहाँ पे जो किडनी है उसका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, कोई भी वहाँ पे एबनॉर्मलिटी तो नहीं हुई है, कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुआ, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। प्रॉब्लम लाइक किडनी स्टोन, सिस्ट ETC, वहाँ पे कोई स्टोन तो नहीं है, सिस्ट नहीं है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। एंड कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड थ्रू सोनोग्राफी, और ये सब चीज़ें हमको सोनोग्राफी से पता चल जाएंगी कि किडनी का साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट है renal biopsy. In this test, a small sample of kidney tissue is used for diagnosis. Sample of kidney tissue is collected by inserting the needle through the skin or during surgery. Then this sample is studied under the microscope. Renal biopsy का मतलब ये होता है, देखिए हमारे बॉडी में अगर कहीं पर भी बायोप्सी की जा रही है तो उसमें ये होता है कि हम वहाँ पर थोड़ा सा इंसिजन करते हैं और उसके बाद हम वहाँ से थोड़ा सा जो टिश्यू है वो निकाल लेते हैं, फिर उसका चेक करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर उसको चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर मतलब कोई भी ट्यूमर फॉर्म तो नहीं हो रहा है या कैंसरस सेल तो नहीं फॉर्म हो रही है, तो ये सब चीज़ें हम चेक करने के लिए बायोप्सी करते हैं। तब यहाँ पे रीनल बायोप्सी है, देखिए किडनी का दूसरा नाम ही होता है रीनल, तो रीनल बायोप्सी में हम किडनी का जो सैंपल लेंगे उसको लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई प्रॉब्लम है। अगर ट्यूमर बन रहा है तो ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर है तो उसका भी हम यहीं से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जितने थे सारे हमारे डायग्नोसिस थे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को या किडनी की जो एबनॉर्मलिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लिकेशन में रिजल्ट ड्यू टू प्रोटीन लॉस फ्रॉम ब्लड एंड किडनी डैमेज। फॉर एग्जांपल देखिए जो सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन है वो है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होना। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी कैसे होगी, जब जो हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन है वो निकलता जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सबसे पहला सिम्टम यही होता है प्रोटीन यूरिया। तो जब हमारे शरीर से प्रोटीन निकलता जाएगा तो किडनी भी डैमेज होगी, हमको वीकनेस भी होगी, तो ये सब चीज़ें होगी जिसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, लॉस ऑफ प्रोटीन दैट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन द ब्लड वेसल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ प्रोटीन, जब शरीर से प्रोटीन का लॉस होगा इसकी वजह से ब्लड क्लॉट होगा। जब ब्लड क्लॉट होगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर ब्लड क्लॉट फंस जाएगा और प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर रिस्क है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, इसको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट होगा। नेक्स्ट होगा इंक्रीज्ड ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इंक्रीज एज एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड आर रिलीज्ड ऑन टू सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें मेनली ये होगा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा हार्ट है, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगेगी, वहाँ पे फैट का एक्यूमुलेशन होने लगेगा और हार्ट ब्लॉक होने लगेगा। ये सब चीज़ें होंगी जिसकी वजह से बहुत इंसान की डेथ भी हो सकती है। आप खुद सोचिए अगर हार्ट में कहीं पर भी ब्लॉकेज हो जाएगा तो प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली जो ब्लड आउटपुट है वो शरीर को मिल नहीं पाएगा, तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर,
Kidney damage increases the amount of waste product in the blood, as a result the blood pressure increase। देखिए जो हमारी किडनी होती है उसका मेनली क्या फंक्शन होता है, जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेट करना, जो उसमें भी टॉक्सिसिटी है उसको यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकालना, और हमारे जो ब्लड है उसको शुद्ध रखना। अब जब हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, कोई भी सब्सटेंस हो गया, कोई कुछ भी चीज़ है, वो हमारे शरीर में ही रहेगी। जब वो शरीर में रहेगी, अब वो हमारे ब्लड में रहेगी, शरीर में रहने का मतलब वो ब्लड में रहेगी, तो जब वो ब्लड में रहेगी तो ब्लड कहीं ना कहीं ज़्यादा मोटा हो जाएगा, और जब वो ब्लड वेसल से ट्रैवल करेगा तो बहुत ज़्यादा जो वेन्स है उन पर प्रेशर पड़ेगा, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। मैंने इसका पूरा रीज़न दे दिया है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, लॉस ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी कैन लीड टू वेट लॉस। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ही नहीं होगा और जो हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं वो हमारे शरीर में बचेंगे नहीं, तो बेबी का या नॉर्मली एक एडल्ट का ही वेट लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा एक्यूलेशन ऑफ सोडियम आयंस में लीड टू स्वेलिंग। देखिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि शरीर में स्वेलिंग क्यों होगी, ठीक है, तो उसका मतलब यही कि जब शरीर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा तो वहाँ पर एडिमा कॉजेज हो जाएगा, ठीक है। जब हमारी बॉडी से फ्लूइड एक्सक्रीट आउट ही नहीं हो पाएगा तो इकट्ठा होता रहेगा हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में फ्लूइड इकट्ठा होता रहेगा तो हमारे शरीर में स्वेलिंग आएगी, उसको बोलते हैं एडिमा। नेक्स्ट है एनीमिया, लो लेवल ऑफ आरबीसीज ड्यू टू किडनी डिसफंक्शन। जैसे इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें मेनली क्या होता है, जो किडनी है उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, उसका डिसफंक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से जो आरबीसी का लेवल है हमारी बॉडी में वो भी लो हो जाएगा। नेक्स्ट है chronic kidney disease. If the above conditions remain untreated, kidney may lose their function over time, which may necessitate dialysis or a kidney transplant। देखिए इसमें जैसे एनीमिया क्यों हो रहा है, किडनी डिसफंक्शन की वजह से। तो जो किडनी है अगर हम उसको जल्दी ठीक नहीं करेंगे तो वो और ही ज़्यादा क्रॉनिक और सीवियर होती जाएगी, ठीक है। वो और ही ज़्यादा हमारे शरीर में जो कॉम्प्लिकेशन है उनको करती रहेगी और हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके की डिजीज़ कंडीशन कॉज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमको किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है या किडनी को ही अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है। तो इसलिए ये एक और कॉम्प्लिकेशन है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसका एक दूसरा है एक्यूट किडनी फेलियर। डैमेज किडनी कैन स्टॉप फिल्टरिंग वेस्ट, एज अ रिजल्ट इमरजेंसी इंटरवेंशन लाइक डायलिसिस में बी नीडेड। देखिए अब इसमें अभी हमने पढ़ा क्रॉनिक किडनी डिजीज़, अब हम पढ़ते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। देखिए जब हमारी धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाएगी तो उसको ऐसे ही बोल दिया जाएगी कि जो किडनी है वो फेल हो गई है अपना काम करने में। किडनी का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन का। जब किडनी अपना फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन को बोल दिया जाएगा एक्यूट किडनी फेलियर। इसके लिए हमको इमरजेंसी में जैसे नहीं कहते डायलिसिस करवाना, डायलिसिस ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब किडनी नहीं कर पाती तो जो डायलिसिस होता है वही ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज मोर प्रोन टू वेरियस माइक्रोबियल इन्फेक्शन लाइक निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। जो निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, इनकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट है अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड में डिक्रीज। जब अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा इसकी वजह से जो थायराइड का प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है वो कम एक्टिव हो जाएगी, वो अपना जो प्रॉपर डेली रूटीन पे थायराइड का सिक्रीशन करती थी वो नहीं करेगी, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लिमिटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट एज द ब्लड फ्लो रिड्यूस टू द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। देखिए इसमें क्या होगा, जो किडनी है वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन करती थी, बट अब किडनी अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसको प्रॉपरली इनफ अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा है, ठीक है, पंप करने के लिए। इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है। तो ये सारे हमारे कॉम्प्लिकेशंस थे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। Childhood nephrotic syndrome could not be prevented when they have the idiopathic or congenital etiology। देखिए
जब बच्चे में बचपन से नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, अगर हम किसी चीज़ का रीज़न जानते हैं कि इस वजह से उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हुआ है तो उस रीज़न को हम ट्रीट करके इस बीमारी को सही कर सकते हैं। बट अगर हमको उसका कारण ही नहीं पता, वो कंजेनाइटल है मतलब जन्मजात है, बचपन से ही उसको है, तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मेडिकल मैनेजमेंट है। हम अब देखते हैं क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट है जिसकी वजह से हम इसको रोक तो सकते हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। For the treatment of primary childhood nephrotic syndrome, various classes of medication should be used to control the immune system, remove extra fluid and lower the blood pressure। देखिए, कुछ मेडिकेशन की वजह से जैसे जो हमको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उन सिम्टम्स को हम ठीक करते रहेंगे। इसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना। जो सिम्टम्स है उनका हम ट्रीटमेंट करेंगे तो अपने आप जो डिजीज़ कंडीशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो पर्सन को कम इफेक्ट करेगी, ठीक है। इसमें सबसे पहला है इम्यूनो डिप्रेजेंट। इसमें हम पेशेंट के इम्यूनो डिप्रेजेंट देंगे, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को नॉर्मल रखने के लिए और वो बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट ना करे। जैसे इसमें है मिनिमाइज द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एल्बुमिन लॉस्ट इन द यूरिन एंड डिक्रीज स्वेलिंग। इन सब के लिए, जैसे स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए और एल्बुमिन का लेवल मेंटेन करने के लिए हम इम्यूनो डिप्रेजेंट देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, ये इतना सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम में आएगा तो आप केवल हेडिंग जो भी मेडिकेशन है उनको पॉइंट आउट कर दीजिएगा, जिससे आपको मार्क्स नॉर्मली मिल जाएंगे। इतना पैराग्राफ लिखने का ना ही टाइम होता है और ना ही आपको इतना लिखने की नीड है, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं। इम्यूनो डिप्रेजेंट के अंदर आप ये 4 मेडिकेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। साइक्लोफॉस्फामाइड और माइकोफिनोलेट, नेक्स्ट है साइक्लोस्प्राइन एंड नेक्स्ट है टैक्रोलिमस। नेक्स्ट है रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड। Diuretics should be prescribed to remove excessive fluid from the blood through the urinary system. It also helps to lower blood pressure। इसमें होगा, देखिए, जैसे हम पूरी अभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो शरीर में है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगा है किडनी के डिसफंक्शन की वजह से, तो हम पेशेंट को डायरेटिक्स देंगे। जब डायरेटिक्स देंगे तो यूरिन के थ्रू जो शरीर में फ्लूइड भरा हुआ है वो निकलता जाएगा, ठीक है। तो हम उसको ऐसा ट्रीट करेंगे जिसकी वजह से उसको स्वेलिंग भी नहीं होगी, एडिमा भी नहीं होगा। तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड। नेक्स्ट है लोअर ब्लड प्रेशर। अभी हमने देखा तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम मेडिकेशन देंगे ताकि जो उसका ब्लड प्रेशर है वो लो हो सके, नॉर्मल हो सके, ठीक है। इसके लिए हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है। ये सारी मेडिकेशन दे करके जो उसका ब्लड प्रेशर है उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक। सेकेंडरी चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो अभी हम लोगों ने सेकेंडरी चाइल्डहुड पढ़ा था, जिसमें किसी दूसरी डिजीज़ कंडीशन की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, उसका हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ मेनली बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइन कॉज ऑफ द प्राइमरी इलनेस। इसमें जो हमको बीमारी हुई है हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम अपने आप ही सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर में ट्रीट चिल्ड्रन बाई प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन। अगर पेशेंट है, मतलब अगर बेबी है, उसको कोई भी इन्फेक्शन हुआ, लाइक मेनिंजाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, तो हम निमोनिया और मेनिंजाइटिस को ट्रीट करेंगे। तो अपने आप ही जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जो किडनी में कोई भी डिसफंक्शन हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। चेंजिंग मेडिकेशंस टू ट्रीट ल्यूपस, HIV एड्स और कंजेनाइटल डायबिटीज़। अगर जैसे अभी हम लोगों ने कॉजेज़ में पढ़ा था, जो सेकेंडरी कॉजेज़ थे उसमें ल्यूपस था, HIV एड्स था, डायबिटीज़ था, तो इन सबको हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है अल्टरिंग और स्टॉपिंग मेडिकेशन विच में कॉज सेकेंडरी चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और हम ऐसे मेडिकेशन को स्टॉप कर देंगे जो कोई भी ऐसा कॉज कर रही है या किसी भी साइड इफ़ेक्ट की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, तो इन सारी मेडिकेशन को हम स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी मैनेजमेंट है। अब हम पढ़ते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए हम क्या क्या सर्जरीज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। In most of the cases, medicines fail to control congenital nephrotic syndrome. Therefore, in such cases, kidney transplant should be done by the time they are 2 or 3 years old. देखिए, मोस्टली केसेस में जब मेडिसिन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही, या मतलब जो मेडिकेशन है वो फेल हो जाता है, तब हम किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट इज सर्जिकल मैथड इन विच अ healthy kidney from someone who has just died or living donor is placed to the diseased one to avoid the
द चांसेस ऑफ किडनी फेलियर। मतलब इसमें ये होता है जो डोनर है वो हेल्दी हो और उसकी जो किडनी है वो सही हो, उसकी किडनी ले करके हम पेशेंट को लगा देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। फॉलोइंग मैनेजमेंट शुड बी डन बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू कीप द चाइल्ड हेल्दी टिल द ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें अब 4 स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एल्बुमिन इंजेक्शन शुड बी गिवन टू कंपनसेट एल्बुमिन लॉस थ्रू यूरिन। यूरिन के माध्यम से जो एल्बुमिन लॉस हो रहा है उसको हम एल्बुमिन के इंजेक्शन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है डायरेटिक शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लूइड विच कॉजेज एडिमा। अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, हम डायरेटिक्स देंगे जिसकी वजह से जो हमारा एडिमा है वो कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन फॉर ट्रीटिंग एनी इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। ग्रोथ हार्मोन शुड बी गिवन टू फैसिलिटेट ग्रोथ एंड टू मेक बोन्स मेच्योर। अब देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, जैसे अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ल्यूपस। ल्यूपस से मेनली ये हो जाता है जो जॉइंट्स है उन पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फेक्शन होता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम ग्रोथ हार्मोन देंगे ताकि जो वो बेबी के जो बोन्स है वो मेच्योर हो और फुली डेवलप हो। ठीक है, उसके बाद है डायलिसिस। मेथड ऑफ आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन शुड बी डन टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इफ़ द किडनी फेल्स। अगर किडनी फेल हो जाती है, जो अपना जो काम कर रही थी वो काम नहीं कर पाएगी, तो किसी ना किसी को तो फिल्ट्रेशन का काम करना पड़ेगा। इसीलिए हम पेशेंट के लिए डायलिसिस का मेथड यूज़ करते हैं, जो बॉडी में जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेट कर देता है और कहीं ना कहीं हमारी जो शरीर है वो रिकवर होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स है, आप इनको हेडिंग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद और डिटेल में आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। जैसे पहला है केयर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो वहाँ पे हम उसको कैसे केयर देनी है, हमें उसके वाइटल्स चेक करने हैं और कोई भी इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ ये सब देखना है और उसको अपने अंडर रखना है। इंस्पेक्शन के बार हम उसको देखते रहें, कोई भी उसमें एबनॉर्मेलिटी आ रही हो तो उसको चेक करें। मतलब हमें पेशेंट को अच्छे से केयर देनी है ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन, जब वो हॉस्पिटल में रहता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। जो भी डॉक्टर या फिजिशियन ने मेडिकेशन दी है उनको हमें टाइम पर पेशेंट को देना है, उसको बताना है कि आप इन मेडिकेशन को कैसे लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पेशेंट के लिए करनी है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें द नर्स शुड मॉनिटर सोडियम लेवल इन द चाइल्ड सीरम। इसमें जो सोडियम लेवल है उसको मॉनिटर करना है। ओरल एंड आईवी फ्लूइड जो इनटेक हो रहा है उसको मॉनिटर करना है कि पेशेंट को कितना आईवी फ्लूइड चढ़ा है, उसने कितना खाया है, कितना इनटेक है, कितना आउटपुट है, ये सब चीज़ें हमको मेज़र करनी है और मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। जब बेबी हॉस्पिटल में होगा तो पहले से देखिए उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। तो हमें वहाँ पर कोई भी दूसरे अदर जो इन्फेक्शन है उनको रोकना है, उसको कोई भी अदर इन्फेक्शन ना हो और इन्हीं सबको जो उसके प्रिवेंट में मतलब कि प्रेजेंट में इन्फेक्शन है उनको हमको ट्रीट करना है थ्रू द मेडिकेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको पेशेंट के लिए करनी है। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग रेस्ट। यहाँ पे पेशेंट के लिए हम रेस्ट को प्रमोट करेंगे ताकि वो हेल्दी नींद ले अच्छे से। अगर वो सोएगा तो अपने आप को वो फ्री फील करेगा। अगर बच्चा है तो हम उसको खेलने के लिए चीज़ें दे सकते हैं, वो खुद को इंगेज रखेगा, रोएगा नहीं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट। हम जो बेबी है और जो बेबी के पेरेंट्स हैं उनको हम इमोशनली सपोर्ट करेंगे कि आप अच्छे से बच्चे का ध्यान रखें। ये सब चीज़ें हम पेशेंट के लिए करेंगे। तो ये सारे हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके हमने कॉजेज़ पढ़े, सिम्टम्स पढ़ा, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा, सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ा एंड एज वेल एज नर्सिंग मैनेजमेंट भी पढ़ा है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर किडनी और नेफ्रॉन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं किडनी और नेफ्रॉन का वीडियो अटैच कर दूँगी। ठीक है, जिससे आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी कि जो नेफ्रॉन है वो कैसा होता है, किडनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।